नाम मैं हूं कलीमुल्ला। आज हम बात करेंगे तुर्की में चावल का बिजनेस कैसे किया जा सकता है, इसका तरीकाकार क्या है। हमारे साथ हैं अली अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम कलीमुल्ला। मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। सर आप हमें बताएं कि तुर्की में चावल का बिजनेस कैसे किया जा सकता है, इसका पोटेंशियल क्या है। जी कलीमुल्ला, आज का टॉपिक बहुत अच्छा है बहुत शुक्रिया और सर। स्पेशली हमारे पाकिस्तानी भाइयों के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने जा रहा है, क्योंकि राइस जो है पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी प्रोडक्ट है जो पाकिस्तान जो है एक्सपोर्ट करता है, और स्पेशली बासमती राइस। तो इस हवाले से अगर हम देखते हैं तो टर्की में जो है बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं कि टर्की में कौन से चावल का पोटेंशियल है और आप किस तरह से टर्की में एक्सपोर्ट कर सकते हैं या चावल इंपोर्ट कर सकते हैं, और उसके साथ साथ चावल का होलसेल का बिजनेस कैसे कर सकते हैं। टर्की की लोकल जो प्रोडक्शन कौन सी है और उसके साथ साथ टर्की कितना वॉल्यूम जो है इंपोर्ट करता है। तो इस सारे हवाले से अगर हम देखते हैं तो टर्की में तकरीबन आप ये देखें 8,30,000 टन जो है 8,30,000 टन सालाना एनुअल प्रोडक्शन होती है चावल की टर्की में, और जिनमें से 5,50,000 टन जो है ये सालाना इंपोर्ट करता है चावल। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तकरीबन 14 लाख टन टोटल जो है इसकी कंजप्शन है, जिसका 60% जो है चावल वो टर्की के अंदर ग्रो होता है, प्रोड्यूस होता है। बाकी 40% जो है ये सारा इंपोर्ट किया जाता है, और इंपोर्ट करके जो चावल की डिमांड है या इसकी जो आप समझ लें कि चावल की डिमांड है वो पूरी की जाती है, लोकल डिमांड पूरी की जाती है। तो टर्की में पहले तो ये था कि टर्की के अंदर जो आप ये देखते हैं कि चावल की दो तीन किस्में हैं, जैसा कि आप बासमती चावल लेते हैं, नॉन बासमती चावल लेते हैं, और इसके अलावा जो तीसरी राउंड जो आ जाती है। तो अगर हम इसकी ग्रेन के हिसाब से लेते हैं तो शॉर्ट लेंथ चावल होता है, मीडियम लेंथ होता है, और लॉन्ग लेंथ चावल होता है। तो इस तरह शॉर्ट लेंथ को हम राउंड चावल भी बोलते हैं। तो पाकिस्तान में तो दो किस्म ज़्यादा जानी जाती हैं, जैसे कि बासमती है और नॉन बासमती है। तो टर्की में जो ज़्यादा चावल पहले खाया जाता था, तो आज से 8-10 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब इकोनॉमिकली इतना स्ट्रांग नहीं था टर्की, तो वो नॉन बासमती चावल था। लेकिन जब से ये इकोनॉमिकली स्ट्रांग हुआ है और बहुत से लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं, तो आपको पता है चावल में सबसे महंगी जो किस्म है वो बासमती चावल होता है। तो इस हवाले से फिर आप ये बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन का हिस्सा आप ये कह सकते हैं कि मोर देन 60% लोग जो हैं अब बासमती चावल खाते हैं। और टर्की में टर्किश पुलाव जो होता है वो इसी चावल से बनाया जाता है। और बासमती चावल में भी जो 11-21 जिसे हम कायनात बोलते हैं, 11-21 सेला जो है, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, और टर्की में जो है इसकी डिमांड डे बाय डे बढ़ रही है। तो इस हवाले से हम ये देखते हैं कि अगर तकरीबन 8,30,000 टन लोकली प्रोड्यूस होता है और 5,30,000 टन 5,50,000 टन इंपोर्ट होता है, तो इसका मतलब है कि ये 40% जो टर्की की डिमांड है वो इंपोर्टेड चावल से पूरी होती है। तो पाकिस्तान दो किस्म का चावल एक्सपोर्ट करता है, नॉन बासमती और बासमती। तो इस हवाले से हमारे जो चावल के एक्सपोर्टर भाई हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। वो टर्की में तकरीबन 8 करोड़ आबादी का मुल्क है, और जिसमें 6 करोड़ टूरिस्ट आता है। तो इस तरह से टोटल आप समझ लें कि 8 और 6 14 करोड़ की आबादी या पॉपुलेशन आपका एक अच्छा टारगेट बन सकता है, जिसमें बहुत से रेस्टोरेंट जो है वो यूज़ करते हैं, शादी हाल यूज़ करते हैं, और इसके साथ साथ जो है आप देख सकते हैं कि जो लोकल कंज्यूमर हैं, घरों के आम जो लोग हैं, वो भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चावल यूज़ करते हैं। और ये एक बेसिक डिश है घरों के अंदर जो सालाना और जो पकाई जाती है रोज़ाना। और जैसे पुलाव जो हमारे यहाँ, इसी तरह से बिरयानी जैसे हमारे यहाँ बहुत फेमस है, तो इसी तरह से यहाँ पर जो है वो टर्किश पुलाव बनाया जाता है, बीफ पुलाव बनाया जाता है, मटन पुलाव बनाया जाता है, और वो खाया जाता जी सर, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि टर्की के किन इलाकों में चावल पैदा होता है। है। जी, बहुत से लोग जैसे कि ये समझते हैं कि शायद टर्की में चावल पैदा नहीं होता। जी सर, तो बिल्कुल। उनको ज़रूरत है इस बात को समझने की कि टर्की में तकरीबन 8 लाख 8.5 लाख टन
चावल पैदा होता है। जबरदस्त ये सर। बात और है कि वो नॉन बासमती चावल होता है, उसकी अपनी टाइप्स हैं, 5-6 किस्म का चावल है। जी सर बिल्कुल ठीक लेकिन है। अगर जो लोग टर्की को समझते हैं तो आप ये समझे कि टर्की के ऊपर वाली साइड पर ब्लैक सी रीजन है और मार्मरा रीजन है, इसके साथ नीचे वाली साइड पर मेडिटेरियन सी है और इजमीर वाली साइड पर एजियन सी है। चार जो है इसके समंदर लगते हैं और चारों समंदर अलग अलग, और ब्लैक सी है, मार्मरा सी है, एजियन सी है और मेडिटेरियन सी है। तो इसमें जो ब्लैक सी रीजन है वहाँ पर और मार्मरा सी की रीजन जो है, इन दो रीजन्स में चावल जो है काश्त होता है और पैदा होता है। पहले जो था एजियन सी के अंदर इस रीजन में भी जो चावल पैदा होता था, लेकिन बाद में ये रीजन जो है यहाँ पर टमाटो जिसे हम कहते हैं, टमाटर की काश्त और खीरे की काश्त, कुकम्बर की काश्त वो ज़्यादा होगी, क्योंकि लोगों का जो यहाँ की आबो हवा और रहन सहन था उसको ज़्यादा करता। तो बाद में इस इलाके में कॉटन भी ज़्यादा पैदा होती है एजियन सी में। तो कॉटन हो गया, टमाटर हो गया और खीरा हो गया, इसकी काश्त इस इलाके में ज़्यादा होने लगी, तो लोगों का रुझान इस तरफ हो गया। और दूसरे दो इलाके ब्लैक सी का जो रीजन है और मार्मरा सी की रीजन है, इन इलाकों में जो है चावल अब भी काश्त होता है और तकरीबन 8.5 लाख टन जो है लोकल प्रोड्यूस करके ये लोकल डिमांड को मीट किया जाता है। 40% जो है वो इंपोर्ट होता है, 60% जो है लोकल कंजप्शन जो है लोकल प्रोड्यूस से उसको मीट किया जाता है। जी सर बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि टर्की के अपने चावल की किस्में कौन कौन सी हैं? जी बिल्कुल, बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं। टर्की में बेसिकली नॉन बासमती चावल ग्रो होता है, जी सर। जिसमें ये 4 किस्में बहुत अहम हैं। एक तो उसका जो ब्रांड नेम है रोको के नाम से है, ROCC और रोको। और दूसरा बाल्डो जो है ये टाइप है चावल की, बाल्डो। और तीसरा सरहद 92 जो उनकी अपनी टाइप्स हैं। और उसके साथ साथ अगर आप देखते हैं क्रास्नोडार्स्की जो है, क्रास्नोडार्स्की 424। तो इसी तरह जैसे हमारे बासमती की डिफरेंट टाइप्स हैं, ये उसकी टाइप्स हैं। क्रास्नो डास्की 424 है, सरहद 92 है और बाल्डो और रोको, ये 4 किस्म का चावल जो है ये मुख्तलिफ रीजन होता है। ये नॉन बासमती चावल है और ये चावल जो है ये टर्की के अंदर प्रोड्यूस होता है और जिससे वो लोकल डिमांड को मीट करते हैं। जी सर बिल्कुल ठीक है। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या पाकिस्तान से चावल इंपोर्ट करके टर्की में होलसेल बिजनेस किया जा सकता है? जी डेफिनेटली, बहुत से हमारे पाकिस्तानी भाई जो बिज़नेस कर रहे हैं ऑलरेडी, जी उनमें सर। से बहुत से ऐसे लोग पाकिस्तान से चावल मंगवा रहे हैं, जिसमें कायनात जो है 11-21 सेला जो है जी सर। वो मैक्सिमम क्वांटिटी में आ रहा है। और उसके साथ साथ नॉन बासमती चावल भी, उसका भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। देखें इस्तांबुल और जो बड़े शहर हैं, मसलन इज़मीर है, इस्तांबुल है, अंकारा है, उसके अलावा अंटालिया है, मर्सिन है, ऐसे इलाकों में जो बड़े शहरों में जो है डिमांड बासमती चावल की ज़्यादा है। जी सर लेकिन बिल्कुल जो सही है। छोटे शहर हैं वहाँ पर नॉन बासमती चावल जो है वो खाया जाता है। तो इसलिए बासमती और नॉन बासमती दोनों के लिए टर्की बहुत अच्छी मार्केट है। जबरदस्त सर। लेकिन हमारे बहुत से भाई जो ऑलरेडी बासमती चावल मंगवा रहे हैं, उन्होंने देखा तकरीबन एक जो 20 फुटा कंटेनर है, इस पे मिनिमम जो मार्जिन है आप देखें, अगर 24,000 केजी इसमें होता है, यानी 24 टन का ये एक कंटेनर होता है। और 1,000 आप रफली पैकिंग और सारा कुछ लगा के 1 टन 1,000 का, तो 24,000, 24 टन जो है 24,000 का हो गया। तो इसमें मिनिमम जो एवरेज मुनाफा है, जो प्रॉफिट है, जो अभी तक हमारी कैलकुलेशन है, 6 से 7 हज़ार जो है वो एक शिपमेंट पर प्रॉफिट आ जाता है, सारे अखराजात निकाल के। और इसकी रिवॉल्विंग डिपेंड करता है कि आपकी मार्केटिंग कितनी अच्छी है और आप कितनी जल्दी इसको सुपर मार्केटों में सेल कर सकते हैं, आगे शादी हालों में, रेस्टोरेंटों में। तो वो डिपेंड करता है किस तरह से आप एज ए होलसेलर काम करते हैं। लेकिन ये है कि मिनिमम प्रॉफिट मार्जिन ये निकल रहा है और इससे कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी। हम आपको जस्ट एक आइडिया दे रहे हैं। तो इसका मकसद ये है कि काम बहुत से लोग कर भी रहे हैं, अगर आप करना चाहते हैं तो आप भी कर सकते हैं। क्योंकि टर्की अपनी डिमांड जो पूरी करने के लिए 40% अपनी डिमांड का वो चावल इंपोर्ट करता है। तो आप नॉन बासमती चावल भी टर्की में इंपोर्ट कर सकते हैं और बासमती चावल भी टर्की में इंपोर्ट कर सकते हैं और उसको फिर आगे होलसेल कर सकते हैं, या फिर बड़ी मार्केटों के साथ या मार्केट जो चेन्स होती हैं उनके साथ आप एग्रीमेंट करके उनको कांस्टेंट सप्लाई दे सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा बिजनेस है, इस हवाले से आप इसको फोकस कर सकते हैं। जो पाकिस्तान से चावल के एक्सपोर्टर हैं वो भी इस हवाले से काम कर सकते हैं, और जो ऑलरेडी लोग टर्की में रह रहे हैं वो टर्की का होलसेल का बिजनेस या चावल इंपोर्ट करके टर्की में आगे
बिजनेस जो है इसका लूज शिपमेंट या फुल शिपमेंट के हवाले से वो काम कर सकते हैं। जी सर, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि जो हमारे पाकिस्तानी भाई पाकिस्तान से चावल की एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं, जी जी। मैं उनके बारे में जानना चाहूँगा, उनके लिए टर्की में क्या स्कोप है? जी देखें, आप ऑलरेडी देखें कि पाकिस्तान से चावल मिडल ईस्ट में, यूरोप में, रशिया में, मुख्तलिफ ममालिक में एक्सपोर्ट हो रहा है। जी सर, बिल्कुल। और टर्की एक न्यू मार्केट है हमारे बासमती चावल के लिए। पिछले 3 4 साल 5 साल से ग्रेजुअली हर साल हमारे चावल की डिमांड बढ़ रही है वहाँ पे। जी सर, बिल्कुल तो सही है। नॉन बासमती चावल जो है अगर उसकी मार्केटिंग कीजिए और साथ साथ बासमती चावल की, तो इस वक्त सपोज करें कि अगर हम 100 कंटेनर दे रहे हैं जी तो सर, बिल्कुल बाद में सही है। ये 500 या 1000 कंटेनर तक बात जा सकती है। और हमारी क्योंकि जो पाकिस्तान की मोर देन 60% हम एक्सपोर्ट करते हैं, जी सर, तो बिल्कुल सही चावल है। जो है वो हमारी एक बहुत बड़ी एक्सपोर्ट है और एक हमारे मुल्क के लिए बहुत अच्छा ज़रिया मुबादला कमाया जा सकता है। जी सर, बिल्कुल सही। तो टर्की में चावल का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। और दूसरी बात ये कि टर्की जितना चावल प्रोड्यूस करता है वो उसकी डिमांड का सिर्फ 60% पूरा करता है, 40% उसे हर हाल में इंपोर्ट करना पड़ता है। तो अगर हम पाकिस्तानी उसको नहीं देंगे तो डेफिनेटली वो इंडिया से मंगवाएगा या वियतनाम से या इसी तरह से थाईलैंड से या दूसरे ममालिक जो हैं वो उस गैप को पूरा करेंगे। तो क्यों ना हम इससे फ़ायदा उठाएं और हम ये काम करें। जी सर, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये बात। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान में किस किस्म का चावल ऐसा है जो तुर्की में ज़्यादा खाया जाता है? जी डेफिनेटली पाकिस्तान में दो चावल की मेन किस्में हैं, जैसे बासमती चावल आप कह लें और नॉन बासमती चावल कह लें। जी सर, बिल्कुल सही है। अब जो टर्की के अमीर लोग हैं तो वो तो बासमती चावल खाते हैं, जी और जो सर। टर्की के गरीब लोग हैं जो छोटे शहरों के आप लोग कह रहे हैं वहाँ पर जो है वो नॉन बासमती चावल भी खाया जाता है, बहुत जी सर। क्वांटिटी में खाया जाता है। तो इसलिए हमारा दोनों किस्म का चावल जो है वो टर्की में उसका पोटेंशियल है, बासमती चावल का भी और नॉन बासमती का भी। और बिल्कुल सही है। बासमती में जब हम आते हैं तो हमारा जो सेला 1121 कायनात है, जी सर। 1121 स्पेशली ये टाइप की बात कर रहा हूँ, यही रशिया में जाता है, यही यूक्रेन जाता है, यही अजरबैजान आता है और यही टर्की में आता है। जी सर, बिल्कुल तो सही है। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में 1121 कायनात सेला जो है ये आप पाकिस्तान से इंपोर्ट कर सकते हैं और उसको फिर आगे टर्की में उसका होलसेल भी कर सकते हैं। और साथ साथ आप जो है बड़े ऑर्डर्स भी यहाँ पर ले सकते हैं सैम्पलिंग करके और आगे जो है उसकी मार्केटिंग करके। जी सर, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। जी वेलकम। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि दुनिया में चावल के इम्पोर्टर ममालिक कौन से हैं? जी बहुत अच्छी बात है। बहुत हम शुक्रिया। मुख्तलिफ वीडियोस में कोशिश करते हैं कि एक टू द पॉइंट नॉलेज दिया जाए लोगों को, ताकि उससे अंदाज़ा हो कि दूसरी पोटेंशियल मार्केट्स कौन सी हैं। जी तो सर। इस हवाले से हम देखते हैं कि पाकिस्तान से ईरान में भी चावल जा रहा है, तो ईरान जो है वो इम्पोर्टर्स में बहुत बड़े लेवल पर आता है। उसके बाद सऊदी अरेबिया है, उसके बाद चाइना है, उसके बाद अमेरिका है, फ्रांस है, जर्मनी है और टर्की है, रशिया है, यूक्रेन है। तो इनमें से जो रशिया है, यूक्रेन, आज़रबाईजान और टर्की, यहाँ पर हम अपनी सर्विसेज भी दे रहे हैं इन चार ममालिक में। अगर कोई बंदा इन चार ममालिक में फूड आइटम्स या टेक्सटाइल आइटम्स का काम करना चाहता है तो हमारा बाइंग हाउस है, इस हवाले से भी हम सर्विसेज देते हैं। सैम्पल अप्रूवल करवाना, प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन, पेमेंट गारंटीज, आपको ऑर्डर्स जो है लेके देना और इसी तरह से आपके लिए बायर्स ढूंढना, तो वो हम कमीशन बेस्ड सर्विसेज आपको प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें ईरान है, सऊदी अरेबिया, चाइना, यूएसए और फ्रांस, जर्मनी, टर्की, रशिया और यूक्रेन, ये सारे ममालिक जो हैं क्वांटिटी में चावल इंपोर्ट करते हैं और आगे जो है कंज्यूम करते हैं। जी सर, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि दुनिया में चावल के एक्सपोर्टर ममालिक कौन से हैं? जी बिल्कुल, आप देखते हैं कि चाइना दुनिया में चावल का, नॉन बासमती चावल का आप कह लें या चावल का जो है बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। जी सर, बिल्कुल उसके सही है। बाद इंडिया आ जाता है और उसके बाद पाकिस्तान जो है, और इसी तरह से थाईलैंड है, वियतनाम है, इंडोनेशिया, इजिप्ट है। तो इसमें हमने देखा चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, थाईलैंड और इसी तरह वियतनाम है, इंडोनेशिया, इजिप्ट है। तो पाकिस्तान जो है दुनिया के उन चंद ममालिक में से एक है जहाँ से बहुत क्वांटिटी में जी चावल सर। एक्सपोर्ट होता है। और हमारी मेजर एक्सपोर्ट जो है बासमती चावल की हैं और उसके साथ साथ हम नॉन बासमती चावल अफ्रीका में भी करते हैं और दूसरे ममालिक में भी एक्सपोर्ट करते हैं। तो टर्की में दोनों किस्म का चावल एक्सपोर्ट हो सकता है पाकिस्तान से, बासमती भी और नॉन बासमती भी। जी सर, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या आपकी कंपनी एक्सपोर्टर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करती है?
जी डेफिनेटली हमारा बाइंग हाउस है, तो इसमें हमारे पास इंपोर्टर्स भी रजिस्टर्ड होते हैं, एक्सपोर्टर भी रजिस्टर्ड होते हैं। जी सर। अब सपोज करें टर्की में जो चावल के इंपोर्टर्स हैं, तो उन्हें अगर चावल चाहिए तो वो हमारे से रब्ता करते हैं। इसी तरह से जो पाकिस्तान में एक्सपोर्टर हैं, जी सर। उन्हें अगर बाहर ढूंढना होता है तो वो हमसे रब्ता करते हैं। तो हम जो है, हमारा ये मकसद होता है कि हम कमीशन बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम अपने जो एक्सपोर्टर्स हैं उनसे सैंपल लेकर उसकी सैंपल की अप्रूवल करवाते हैं। जी सर। और उसके बाद जब आप प्राइस पे एग्री हो जाते हैं तो फिर जो है टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड होती हैं। जी सर बिल्कुल और ठीक उसके है। बाद फिर हम प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन और पेमेंट है गारंटी की सर्विसेज देते हैं। तो रशिया में तो जो है वो बहुत से इश्यूज हैं, यूक्रेन है, रशिया है, आज़रबाईजान है, यहाँ पर बैंकिंग सिस्टम इतना एक्टिव नहीं है, लेकिन टर्की में ऐसा इशू नहीं है। जी तो सर। जो एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स जो है एक दूसरे के साथ बैंक्स के थ्रू काम नहीं कर सकते, या किसी तरह का कोई इशू आता है तो वो हमारी सर्विसेज ले लेते हैं। हम अपना जो है वो 10% लेते हैं पर सर्विस। अगर आपने हमारे से पेमेंट गारंटी भी लेनी है, प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन है, उसके अलावा सैंपल अप्रूवल है, ऑर्डर प्रोसेसिंग है, तो ये हम टोटल जो मुनाफा है, शुरू में कंसल्टेंसी के हम चार्जेस नहीं लेते। बिल्कुल ठीक है सर। जो मुनाफा आएगा शिपमेंट का, पूरे ऑर्डर का, उस मुनाफे का हम 30% चार्ज करते हैं। जी सर। और हम आपको ये सारी सर्विसेज 70% आपका, 30% हमारा, और हम आपको समझ लें हम आपके लोकल पार्टनर बन जाते हैं। जी सर बिल्कुल सही तो है। आप अगर टर्की में काम करते हैं, रशिया में करते हैं, यूक्रेन में करते हैं, तो सिर्फ शिपमेंट अगर आप हमारे से प्रोसेस करवाते हैं तो 30% हम चार्ज करेंगे। जी सर बिल्कुल और सही। वो भी मुनाफे का चार्ज करेंगे। जो आपको मसलन सपोज करें आपको $7,000 मुनाफा आता है, तो 70% प्रॉफिट आपका, 30 हमारा। जी सर। ये है। लेकिन दूसरी टर्म्स, अगर आप हमारे साथ सेल बेसिस पे काम करते हैं कि सप्लाई आपकी हो और हम उसको सेल्स करें, जी सर। तो जब हम सेल्स करेंगे तो उस सूरत में 50-50 होगा, जो मुनाफा होगा वो 50-50। बिल्कुल ठीक हो गया सर। इसमें दोनों में दो दो फर्क है कि इसमें देखें, एक तो ये है कि थर्ड पार्टी बायर है और आप सप्लायर हैं, हम बीच में जो है आपको सिर्फ फैसिलिटेट कर रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में हम 30% लेते हैं सारी ऑर्डर को। सैंपल शिपमेंट जो है उसका सैंपल अप्रूवल करवाना, उसके अलावा पेमेंट गारंटी है, उसके अलावा प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन है, और पूरे ऑर्डर का जो है वो हमने टेक ओवर करना होता है। तो आप सप्लाई कर रहे हैं और ये पार्टी, आप एक्सपोर्टर हैं, ये इंपोर्टर है, हम बीच में फैसिलिटेटर आ जाते हैं। तो ऐसी सूरत में 30% हम चार्ज करेंगे मुनाफे का। लेकिन अगर आप हमारे साथ ऐसे काम करना चाहते हैं कि आप जो है सप्लाई दे रहे हैं और हम, हमारा सेल्स का नेटवर्क है, यानी मार्केटिंग भी हम करते हैं, वेयर हाउस भी हमारा है, कंपनी भी हमारी है, स्टाफ भी हमारा है, सेल्स हम ही कर रहे हैं, पूरा ओवरऑल सिस्टम को यहाँ पर हम मैनेज कर रहे हैं और आप उधर से सप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में सप्लाई आपकी होगी, सेल्स हमारी होंगी, सारा सेटअप हमारा यूज़ होगा। तो उसमें जो मुनाफा आएगा इस पूरे सिस्टम में, तो वो 50% आपका होगा, 50% हमारा होगा। क्योंकि आप देखें हमारे वेयर हाउस के अखराजात हैं, हमारे स्टाफ के अखराजात हैं, मार्केटिंग है, सैम्पलिंग है, और फिर वो सारा प्रोसेसिंग है। तो वेयर हाउस के देने के बाद, स्टाफ को सैलरीज देने के बाद, और पूरा सिस्टम की पेमेंट करने के बाद, सपोज करें हमने जो 50% आपसे मुनाफा लिया उसका 30% तो इन्हीं सारी पेमेंट्स में चला जाएगा, हमें सिर्फ 20% बचेगा, और इतना तो हमारा हक बनता है। तो आपको जो है फिर भी 50% बच रहा होगा। तो इसका मतलब ये है कि हमें 20 बचा और आपको 50 बचा। तो अगर आप सेल बेसिस पर हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। फिर भी हम इन 4 ममालिक में जहाँ पर हमारा सेटअप है, टर्की में है, यूक्रेन में है, रशिया में है और आज़रबाईजान में है, इन 4 ममालिक में हमारा सेटअप है। इन 4 ममालिक में अगर आप काम करना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम। हम आपको, पाकिस्तान में हमारा ऑफिस है माल्टन लिंक रोड पर, पाकिस्तान में ही हम आपके साथ एग्रीमेंट करेंगे, और वहाँ से फिर हम आपके साथ फर्दर जो है निगोशिएट करने के बाद, टर्म्स एंड कंडीशन पर एग्री होने के बाद आगे काम कर सकते हैं। जी सर बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने बहुत कीमती मालूमात दी। यू वेलकम। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी अगली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।